आप लोग हम लोगों की जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही है अ, उसकी मॉडल पेपर की पेपर फर्स्ट के लिए हायर के लिए। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन हमारा ये है वो आप उस पर ध्यान दें, 56 क्वेश्चन भले से, लेकिन ये 30 क्वेश्चन हमारा उसी रिलेटेड रहेगा। तो हम देखते हैं और कोशिश ये रहेगी हमारी। अब मार्च से एक महीने हायर हमारा रह गया है। कोशिश मैं रहूँगा 15 मार्च के पहले और उधर फरवरी 2025 पहले जो भी समसामयिक की चीज़ें रहें, जो 5 क्वेश्चन रहते हैं उसे ऐड करते हुए मैं सारी चीज़ें इसमें शामिल करूँगा। अब क्या है कि मार्च के इसमें चीज़ें शामिल नहीं करूँगा, ठीक है। 2-3 दिन पहले की चीज़ें थी, थोड़ा सा मैंने शामिल कर लिया है, लेकिन कोशिश करूँगा कि ना शामिल करूँ। तो क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहे हैं मार्च 2026 की खेल समसामयिकी में 17 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती ने स्वीडन में अपना तीसरा जीएम नॉर्म हासिल कर भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बनकर इतिहास वे किस राज्य सम्मत रहे, जिससे वे पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जीएम मीन्स होता है ग्रैंड मास्टर, ठीक दोस्तों। जीएम मीन्स होता है क्या? ग्रैंड मास्टर। क्या होता है? ग्रैंड मास्टर। जीएम मीन्स होता है क्या? ग्रैंड मास्टर। क्या है? ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर। ये असम के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन बने हैं असम के? ये मयंक चक्रवर्ती। स्वीडन में अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल कर भारत के 94, मान लीजिए पूछ दिया जाए आपके, भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन है ये? मयंक चक्रवर्ती। कहाँ के हैं ये? कहाँ के हैं ये? असम के हैं। और यहाँ कहाँ के? असम राज्य के पहले या पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले ग्रैंड मास्टर ये बने हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। 2026 के इंडिया एआई मिशन के तहत जीरो एआई गवर्नेंस दिशा निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह भारत की डिप्लॉयमेंट फर्स्ट और सिद्धांत आधारित टेक्नोलॉजिकल दृष्टिकोण पर आधारित करता है। इसके तहत शासन और सुरक्षा के लिए एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट और एआई गवर्नेंस ग्रुप की स्थापना की जा रही है। मिशन के तहत राष्ट्रीय कंप्यूटर सुविधा के रूप में 38,000 जीपीयू को ऑनबोर्ड किया गया। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 का कौन सही है जो ये कह रहा है इंडिया एआई मिशन के तहत जारी जारी क्या जारी एआई विनर्स दिशा निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? इसमें तीनों सत्य हैं। यह भारत की डिप्लॉयमेंट फर्स्ट और सिद्धांत आधारित टेक्नो लीगल दृष्टिकोण पर आधारित करता है। इसके तहत शासन और सुरक्षा के लिए एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट और एआई गवर्नेंस ग्रुप की स्थापना की जा रही है। मिशन के तहत राष्ट्रीय कंप्यूटर सुविधा के तहत 38,000 जीपीयू को ऑनबोर्ड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? वर्ष 2025-26 प्रमुख खेल समसामयिक उनके विजेताओं मेजबानों को सम्मिलित करें। विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2026, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 मेजबान, सिंसिनाटी ओपन 2025 महिला एकल 10 मीटर एयर पिस्टल विश्व विजेता ऊट। बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा? इसमें नाम मैं लिख दूं, समरदना। समरदना। अब आते हैं आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका द्वारा किया गया था। दो का सी किस में आ रहा है? इसमें एक ही में आ रहा है, कौन सा? तो विश्व पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? भारत की रैंक भारत तालिका में 228 पदकों के साथ क्या शीर्ष पे रहा था विश्व एथलेटिक इसमें, ठीक। दो का सी हो गया। और सिंसिनाटी ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता था? ये समरदना ने जीता था। किसने? ये सॉरी, ये गड़बड़ हो गया दोस्तों, ये गड़बड़ हो गया है, ठीक है। ये गड़बड़ हो गया, ये समरदना पहले आ गए, ये आती हैं टीगा टीगा स्वायत्त द्वारा ये खिताब जीता गया था। कौन कौन सा खिताब? सिंसिनाटी ओपन 2025 का महिला एकल खिताब ईगा स्वियाटेक द्वारा जीता गया था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? मार्च 2026 के पर्यावरण खबरों में चर्चा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के इकोसिस्टम के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह भारत के एकमात्र त्रिराज्यीय मध्य प्रदेश राजस्थान उत्तर प्रदेश नदी संरक्षित क्षेत्र है। क्या यह बात सत्य है?
यह दुनिया के लगभग 80% जीवित जंगली घड़ियालों का आश्रय स्थल है। इसे 2026 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। इसकी स्थापना 1998 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के तहत की गई है। बताइए कौन सा असत्य है? क्वेश्चन नंबर 59 का कौन सा असत्य है? असत्य ये है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये कह रहा है इसे 2026 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। एक असत्य है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कब स्थापित हुआ था? अगर देखा जाए कब स्थापित हुआ था? 1978। किसके लिए? प्रोजेक्ट 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 क्रोकोडाइल के प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के लिए ये किया गया था। यह भारत के एकमात्र राज्य कौन? एमपी, यूपी, राजस्थान नदी संरक्षित है और दुनिया के 80% जंगली घड़ियालों का ये घर है। किसका है? जंगली घड़ियालों का ये घर है। यह बाघों के लिए नहीं बल्कि घड़ियालों, डॉल्फिन और प्रवासी पक्षियों के लिए आरक्षित है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, जहाँ हाल ही में ZSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जंपिंग स्पाइडर सहित 9 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया, भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में? मार्च 2026 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने कहा मेघमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मेघमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य ये हमारा पड़ता है कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में एक विस्तृत सर्वेक्षण के जहां जंपिंग स्पाइडर, कूदने वाली मकड़ी सहित 9 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया जो इस क्षेत्र में समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत विस्तृत शोध डिजाइन मिक्स्ड मेथड डिजाइन में कॉल मॉडल को किस नाम से जाना था? जहां मात्रात्मक डेटा प्रमुख और गुणात्मक डेटा बाद के परिणामों की व्याख्या के लिए आता है। अन्वेषणात्मक अनुक्रमिक डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी सिक्वेशनल डिजाइन, व्याख्यात्मक अनुक्रमिक डिजाइन या अभिसारी समानांतर डिजाइन, एम्बेडेड डिजाइन? बताइए क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यात्मक अनुक्रमिक डिजाइन, जिसे एक्सप्लानेटरी सीक्वेंशनल डिजाइन कहा जाता है। शोध मेथोडोलॉजी में या रिसर्च मेथोडोलॉजी में मिश्रित पद्धति का बहुत बात है। कॉल मॉडल जो क्या रिसर्चर को पहले बड़े पैमाने पर क्या क्वांटिटेटिव डेटा एकत्रित करता है, उसके बाद विश्लेषण का, फिर उसमें क्या सांख्यिकीय परिणामों की गहरी व्याख्या करने के लिए या अप्रत्याशित परिणामों समझ के लिए क्या गुणात्मक डेटा एकत्र करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, वह शोध प्रक्रिया जिसमें रिसर्चर एक छोटे से प्रतिदर्श सैंपल पर किए गए विशिष्ट अवलोकनों के आधार पर संपूर्ण जनसंख्या के बारे में एक सामान्य सिद्धांत या निष्कर्ष निकालता है, क्या कहलाती है? निगमनात्मक अनुमान, डिडक्टिव इन्फेरेंस, आगमनात्मक अनुमान, इंडक्टिव इन्फेरेंस, छद्म अनुमान, स्यूडो इन्फेरेंस, वस्तुनिष्ठ अनुमान, ऑब्जेक्टिव इन्फेरेंस? बताइए क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर होगा क्या? आगमनात्मक अनुमान, इंडक्टिव इन्फ्लुएंस। क्यों? तर्क और शोध क्षेत्र में जब हम विशिष्ट अवलोकन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं तो उन अवलोकन के आधार पर एक सामान्य नियम या सिद्धांत बनाते हैं, उसे क्या इंडक्टिव इन्फ्लुएंस आगमनात्मक अनुमान कहते हैं। इसके विपरीत डिडक्टिव क्या होता है? डिडक्टिव में जो जिसे क्या कहते हैं निगमनात्मक, क्या हम एक स्थापित सिद्धांत से शुरू करके एक विशिष्ट निष्कर्ष पढ़ते हैं। इसमें क्या इसमें विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। किसमें? निगमनात्मक में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और इसमें आगमनात्मक में क्या? आगमनात्मक में हम क्या करते हैं? एक सामान्य सिद्धांत या निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो हमारे ये किसमें आ जाता है? एक आगमनात्मक अनुमान के अंतर्गत आ जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। शिक्षण मूल्यांकन इवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य केवल छात्रों की परीक्षा का अंक और ग्रेड प्रदान करना है। उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की भूमिका केवल परीक्षा आयोजित करना नहीं बल्कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक विकास सुनिश्चित करना है। कह रहा है यार दोनों सही है, ये सही यार गलत है, गलत है यार सही है, दोनों गलत है। बताइए क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 का इसमें कह रहा है ये गलत है। ये गलत है क्यों? शिक्षण मूल्यांकन मुख्य उद्देश्य केवल छात्रों की परीक्षा में अंक ग्रेड प्रदान करना है, ये गलत है। शिक्षण का मूल्यांकन बहुमुखी विकास करना है, सिर्फ अंक प्रदान करना और ग्रेड प्रदान करना नहीं। और जबकि दूसरा क्या कर उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका केवल परीक्षा आयोजित करना नहीं बल्कि उस शिक्षा का गुणात्मक विकास सुनिश्चित करना है। तो हमारा कौन सही है? ये सही है। तो क्या हमारा ए गलत है, आर सही है, आर सही है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहे हैं? प्रयोगात्मक शोध एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में एक नियंत्रक समूह को शामिल करने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है?
प्रयोगात्मक शोध में डिजाइन में एक नियंत्रक समूह को शामिल करने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है, बताइए दोस्तों, क्या है? ताकि स्वतंत्र चर के हेरफेर के प्रभावों को अलग से मापा जा सके या सुनिश्चित हो सके बदलाव किसी बाहरी कारक से नहीं हुआ है। शोध की वित्तीय लागत और समय को कम करने के लिए, आश्रित चर को पूरी तरह से स्थिर रखने के लिए, या फिर सांख्यिक डेटा को गुणात्मक डेटा में बदलने के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर बताइए, क्या होता है? वैज्ञानिक कारण क्या होता है इसका? वैज्ञानिक कारण होता है ताकि क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है कि हेरफेर प्रभाव को अलग से मापा जा सके या सुनिश्चित हो सके कि बदलाव किसी बाहरी कारक से नहीं हुआ है। वैज्ञानिक प्रयोगात्मक शोध में एक प्रयोगात्मक समूह जिस पर क्या उपचार किया जाता है, एक नियंत्रण समूह कंट्रोल ग्रुप जिस पर कोई उपचार नहीं किया जाता होता है। नियंत्रण समूह बेलासाइन के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रयोगात्मक समूह जो भी बदलाव आया वह केवल हमारे स्वतंत्र चर हस्तक्षेप कारण है, ना कि किसी अन्य बाहरी मौसमी कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 65, यूजीसी जो उच्च शिक्षा के समन्वय और मानकों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी को किस वर्ष संसदीय अधिनियम के मध्य वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? वैधानिक दर्जा यूजीसी कब प्राप्त हुआ, बताइए? वैधानिक दर्जा यूजीसी कब प्राप्त होता है? ये 1956 में। कब? विश्वविद्यालय अनुदान की औपचारिक उद्घाटन 1953 में, इसका 1953 में उद्घाटन किया गया। 1953 में किसका? मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। क्या थे? पहले शिक्षा मंत्री थे, ये शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक, परंतु इसे भारत सरकार ने एक वैधानिक निकाय स्टेटरी बॉडी के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 माध्यम संसद द्वारा स्थापित किया गया ताकि देश में उच्च शिक्षा मानकों का समन्वय किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बढ़ते पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में यूएनईपी 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक विश्व भर में एआई सर्वर अपने डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए क्या कितनी मात्रा में स्वच्छ जल का उपभोग कर सकते हैं जिससे गंभीर जल संकट उत्पन्न हो सकता है? 1 से 2 बिलियन क्यूबिक मीटर, 4.2 से 6.6 बिलियन क्यूबिक मीटर, या फिर 10 से 12 बिलियन क्यूबिक मीटर। या जल उपभोग का एआई संचालन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, बताइए? यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल जो प्रोग्राम है उसने अनुमान लगाया है एआई सर्वर कितने 4.2 से 6.66 बिलियन क्यूबिक वाटर का उपभोग करेंगे, जो कई देशों में गंभीर जल संकट को जन्म दे सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम को प्रशिक्षित करने के लिए प्रक्रिया में लगभग 3 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो सकता है। कारण क्या है? एआई एल्गोरिदम को प्रोसेस करने और डेटा सेंटर को निरंतर ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में बिजली विशेषकर जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न की आवश्यकता होती है। क्या ये यार दोनों सही? आर एक सही व्याख्या है। ये यार दोनों सही है परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं। ये सही परंतु आर गलत है, गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा? 67 का आंसर क्या है? ए आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या है। जो इस वक्त एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल आया है, जो गूगल का भी आया है, सब अपने एआई सिस्टम ला दिए हैं। इसके वजह से यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो बननी स्टार्ट हो गई हैं। चैट जीपीटी को शक्ति देने वाले मॉडल को प्रशिक्षित ट्रेन करने के लिए कई महीनों तक का हजारों जीपीयू ग्राफिक्स जीपीयू जो होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर निरंतर प्रयोग होता है। जो डेटा सेंटर अत्यधिक बिजली जो अक्सर किससे कोयला या गैस आदि का उपयोग करते हैं। शोध के अनुसार एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल की ट्रेनिंग में लगभग 3 लाख किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन हो सकता है, जो 5 कारों के पूरे जीवन काल के उत्सर्जन के बराबर है। तो एआई इतनी आसानी से हमें नहीं मिल पा रहा। एआई के लिए बहुत लंबी कीमत, चाहे पानी का कई देशों में जल संकट उत्पन्न होने वाला है। इतनी आसानी से चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही हैं, हर चीज़ों की कीमत अदा होती है। हमें चीज़ें डाटा और सारी चीज़ें बहुत मिल तो जाएंगे लेकिन उसकी हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी। कौन सी? पर्यावरणीय कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? 68 कह रहा है ईमेल संचार के प्रोटोकॉल में संबंध आईमैप जिसका उपयोग क्लाइंट द्वारा सर्वर से ईमेल पढ़ने के लिए किया जाता है, पूर्ण रूप क्या है? आईएमएपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेल ऑटोमेशन प्रोटोकॉल प्रोसेस, इंस्टेंट मैसेजिंग एडवांस प्रोटोकॉल। बताइए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा? इसका होगा आईमैप का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक, आईमैप के यह क्या होता है? यह एक इंटरनेट मानक ईमेल प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल क्लाइंट द्वारा मेल सर्वर के ईमेल संदेशों को प्राप्त करने और पढ़ने के लिए किया जाता है। आईमैप क्या करता है? आईमैप संदेशों को क्या सर्वर पर ही छोड़ देता है जिससे उपयोगकर्ता कई डिवाइस जैसे फोन लैपटॉप में अपने ईमेल एक्सेस कर सकता है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। इंटरनेट सर्वर इंटरनेट नेटवर्क संदर्भ बैंडविड्थ सबसे तकनीकी रूप से क्या तात्पर्य? बैंडविड्थ क्या होता है बताइए? आता है सब ना बैंडविड्थ। बैंडविड्थ से क्या आप समझते हैं?
कंप्यूटर हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता, एक निर्दिष्ट समय प्रति सेकंड में नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से प्रेषित किया जा सकने वाले डेटा की अधिकतम मात्रा, कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड, एक वाईफाई राउटर की भौतिक कवरेज सीमा। बताइए क्या होता है, क्या होता है बैंडविड्थ, क्या होता है बैंडविड्थ? होता है क्या, एक निर्दिष्ट समय प्रति सेकंड में नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से प्रेषित किया जाने वाले डेटा की अधिकतम मात्रा, डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी। बैंडविड्थ को क्या कहा जाए, डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी, सीधा सीधा एक लाइन में। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर द्वारा भारत के जलवायु कार्यों की आलोचना की गई। भारत के प्रधानमंत्री ने किस वैश्विक जलवायु सम्मेलन में ऐतिहासिक पंचामृत रणनीति प्रस्तुत की और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया? कॉप 21 पेरिस, कॉप 26 ग्लासगो, कॉप 27 शर्म एल शेख, कॉप 28 दुबई। बताइए कहाँ प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की थी पंचामृत? ये प्रधानमंत्री ने कहा कॉप 26 ग्लासगो, कहाँ, स्कॉटलैंड। कॉप 26 में यूएनएफसीसी के कॉप 26 शिखर सम्मेलन में पंचामृत रणनीति पेश की। इसके रणनीति तहत पांचवें सबसे महत्वपूर्ण संकल्प में पहली बार आधिकारिक तौर पर यह घोषित किया कि भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल करेगा। क्वेश्चन नंबर 71, जलवायु परिवर्तन से निपटने की भारत सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना NAPCC के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्रीय मिशन शामिल किए गए हैं? NAPCC के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं? बताइए। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, ठीक, इसमें इसके मिशन में कितने शामिल है, किसमें कितने शामिल है? 8। कितने शामिल है? 8। 8 कौन कौन से हैं देखा जाए? एक हमारा, ये आप चाहे चाहे तो लिख सकते हैं, राष्ट्रीय सौर मिशन। क्या? राष्ट्रीय सौर मिशन, सौर मिशन। और दूसरा कौन शामिल है? राष्ट्रीय सौर मिशन उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन, दक्षता मिशन, ठीक। और क्या इसमें शामिल है? राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, जल मिशन। और इसमें क्या शामिल है? टिकाऊ निवास राष्ट्रीय मिशन, टिकाऊ टिकाऊ निवास राष्ट्रीय मिशन, निवास राष्ट्रीय मिशन। और पांचवें क्या है हमारा? पांचवें हमारा हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन, हिमालय पारिस्थितिकी को बचाने के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय मिशन, ठीक। और छठा कौन सा है? छठा है हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय मिशन। सातवां कौन सा है? सातवां सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए, सतत कृषि के लिए। आठवां कौन सा है? आठवां आठवां हमारा है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये 8 मिशन कुल मिला के इसके अंतर्गत हमारे हैं, जो भारत सरकार ने कार्य योजना अपनी बनाया, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत कुल 8 राष्ट्रीय मिशनों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में कौन सा विशिष्ट लक्ष्य सीधे तौर पर जलवायु कार्रवाई और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के तत्काल कदम उठाने संबंधित है? SDG 11, SDG 13, SDG 14, SDG 15। बताइए कौन सा? ये है हमारा SDG 13। क्या? SDG 13। SDG हमारे किसके तहत है? 17 विकास लक्ष्य जो 2015 में तय किए गए थे 2030 तक। इसमें क्या है? SDG में क्या है? क्लाइमेट एक्शन। क्या है इसमें? है क्लाइमेट एक्शन। क्या है? क्लाइमेट एक्शन। SDG 13 में क्या है? क्लाइमेट एक्शन। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई संबंधित जो राष्ट्रीय नीतियों में जलवायु उपायों को एकीकृत करने पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 73, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय संधियों के संदर्भ में क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किस वैश्विक समस्या के समाधान के लिए अपनाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल क्यों अपनाया गया था दोस्तों? अगर आपने पढ़ा हो तो क्योटो प्रोटोकॉल क्यों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा ओजोन परत के क्षरण को रोकना का ये लक्ष्य था। औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कानूनी रूप से बाध्यकारी सीमा तक कम करना,
जैव विविधता और लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण, खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार संचालन को रोकना। बताइए क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किस वैश्विक समस्या समाधान के लिए किया गया? औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कानूनी रूप से बाध्यकारी सीमा तक कम करना। ये 1997 में, कब? 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। यूएनएफसीसी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संधि जो औद्योगिक विकसित देशों के ग्रीन हाउस गैसों विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन के उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य प्रदान करती है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ग्लोबल वार्मिंग के लिए वे ही जिम्मेदार, विकसित देश ही जिम्मेदार हैं। औद्योगिक उत्सर्जन से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में नमी के साथ प्रतिक्रिया करके मुख्य रूप से किस गंभीर पर्यावरणीय समस्या को जन्म देते हैं? ओजोन परत में छिद्र, अम्ल वर्षा, झीलों का सुपोषण, फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण ध्वनि प्रदूषण। बताइए क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या होता है? ये औद्योगिक उत्सर्जन निकलने सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल नमी के साथ प्रतिक्रिया करके मुख्य रूप से किस गंभीर पर्यावरणीय समस्या ये देते हैं? किसके? अम्ल वर्षा, एसिड रेन का ये कारण बनती है। किससे? एसिड रेन के कारण। जैसे कि ये गैसें वायुमंडल में मौजूद पानी, ऑक्सीजन, अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है, जो वर्षा हिमपात या कोहरे रूप में धरती पर गिरते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया के संदर्भ में शहरी निर्माण कार्यों से होने वाले भारी मृदा अपरदन और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा प्रमाणन दिशा निर्देश उपयोग किया जाता है? ISO 9001, लीड SSP1 कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन कंट्रोल गाइड, एगमार्क या FSSI। बताइए क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या होगा? 75 का आंसर होगा क्या? लीड इसे क्या? लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल, क्या है लीड का? लीडरशिप एंड एनर्जी एनवायरमेंटल डिजाइन। एक विश्व स्तर मान्यता प्राप्त ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली, इसका SSP1 सस्टेनेबल साइज प्री रिक्वासाइड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण गाइड है, जो निर्माण स्थलों पर मृदा अपरदन, जल मार्ग प्रदूषण और धूल वायु प्रदूषण कम करने के मानकों को तय करता है। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 के सिपाही विद्रोह को ऐतिहासिक रूप से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने संबोधित किया? तो ये विनायक दामोदर सावरकर ने, जो 1909 में उनकी पुस्तक आई थी, कौन? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसकी? ये सावरकर की बुक है। 1909 में प्रकाशित अपनी ऐतिहासिक पुस्तक में इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में पहली बार इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को गहरे रूप से प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर 77, ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति को समझाने वाले सबसे मान्य बिग बैंग का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने किया था? ये किसने किया था? ये जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। किसने? जॉर्ज लेमेत्रे ने। ये कहाँ के थे? ये बेल्जियम के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? बेल्जियम के वैज्ञानिक थे। ये बेल्जियम के खगोल शास्त्री और पादरी भी थे। ये क्या थे? खगोल शास्त्री भी थे, और क्या थे? पादरी भी थे, जिसने बिग बैंग थियरी दिया था। नंबर 78, भारत के भूगोल संदर्भ पूर्वी तट का हिस्सा जो मुख्य रूप से कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले हुए क्या कहलाता है? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार। बताइए ये हिस्सा क्या कहलाता है? ये हिस्सा कहलाता है हमारा कोरोमंडल तट। कौन सा? आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला कोरोमंडल तट सब ऐतिहासिक रूप से किससे रिलेटेड है? चोलमंडलम से। ठीक, चोलमंडलम चोलों से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान प्रस्तावना के मूल पाठ में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस ऐतिहासिक संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्वेश्चन नंबर 80, संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के निर्देशक तत्वों के प्राथमिक और दार्शनिक उद्देश्य क्या है? देश में कठोर राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, नागरिकों को राज्य के खिलाफ न्यायालय जाने के लिए मौलिक अधिकार प्रदान करना,
न्यायपालिका और कार्यपालिका को पूरी तरीके से सर्वोच्च बनाना, ये हमारा है सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग के गठन का स्पष्ट प्रावधान किस संविधान के अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल किसमें किया गया? आर्टिकल 324 में किया गया। आर्टिकल 324 में किया गया। किसमें? आर्टिकल 324 में किया। भाग 15 जो ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, इसे प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन करने और ब्याज दरों जैसे रेपो रेट को निर्धारित करने के लिए मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, या आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, या नीति आयोग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड? ये कौन करता है? ये करता है हमारा कौन? आरबीआई करता है। कौन? आरबीआई। जो इसकी मौद्रिक नीति समिति होती है, इसका मुख्य कार्यकाल मुख्य मुद्रास्फीति के लक्ष्य को भीतर रखना, विकास को बढ़ावा देने के रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर जैसे उपकरणों का उपयोग कर मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और संपूर्ण पूंजी बाजार गतिविधियों को विनियमित करने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने वाला सर्वोच्च वैधानिक निकाय कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, या फिर भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण? बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या है? जो कह रहा है भारत में शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और संपूर्ण पूंजी बाजार की गतिविधियों को विनियमित करने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने वाला सर्वोच्च वैधानिक निकाय कौन सा है? ये है हमारा है सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक, इसकी स्थापना कब की गई थी? सेबी की स्थापना की गई थी 1988 में। कब? 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 84, पाठ्यक्रम के अनुसार गरीबी और बेरोजगारी के मापन के संदर्भ में वर्ष 2005 में गठित सुरेश तेंदुलकर समिति का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सुधार से, भारत में गरीबी रेखा के आकलन और कार्यप्रणाली की समीक्षा करने से, पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करने से, बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए का समाधान करने से? किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है भारत में गरीबी रेखा के आकलन और कार्यकारिणी प्रणाली की समीक्षा करने रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 85, मार्च 2026 में लद्दाख में हुए व्यापक जन आंदोलन और पूर्ण बंद के दौरान स्थानीय नेताओं द्वारा उठाई गई 4 सूत्री मांगों में निम्नलिखित में कौन सी मांग शामिल नहीं थी? 4 सूत्री मांगों में कौन सी मांग शामिल नहीं थी? लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना, ये तो शामिल थी। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना, यह भी शामिल था। जम्मू कश्मीर को से पूरी तरह अलग कर एक नए उच्च न्यायालय की स्थापना, लोकसभा और राज्यसभा में अतिरिक्त सीटें और अपना लोक सेवा आयोग, क्या इसमें शामिल नहीं था? क्वेश्चन नंबर 85 का क्या शामिल नहीं था? ये शामिल यही नहीं था। जम्मू कश्मीर से पूरी तरह अलग एक न्यायालय की स्थापना, बाकी ये सारी चीजें शामिल। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना, लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा देना, यह शामिल था। लोकसभा और राज्यसभा में अतिरिक्त सीटें, अपना लोक सेवा आयोग स्थापित करने की बात इसमें की गई थी। क्योंकि अभी हाल में किन्हें छोड़ा गया? सोनम वांगचुक महोदय को छोड़ा गया, जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद वैज्ञानिक हैं, जो इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा मॉडल पेपर का ये भी जो था 30 क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। अब आप लोगों से मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों के साथ अलविदा चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अब मिलते हैं आप लोगों से कल।